हम जानते हैं बड़ी बड़ी थ्योरीज को याद करना बड़ा मुश्किल होता है। बड़े बड़े कॉन्सेप्ट को भी इसी तरह से याद करना, समझना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन उन्हीं कॉन्सेप्ट को अगर कहानी के तौर पर समझा करके बताया जाए, कोई ऐसा टीचर, कोई ऐसा ऑथर मिल जाए, तो फिर वही चीज बड़ी आसान हो जाती है। इन्वेस्टमेंट किसी के लिए सब्जेक्ट बहुत आसान है और किसी के लिए आज भी बड़ा ही टीडियस और कठिन बना हुआ है। आज की बुक समरी है द लिटिल बुक दैट बीट्स द मार्केट, जिसे लिखा है जोएल ग्रीनब्लैट ने। आइए बिना कोई भूमिका बांधे शुरू करते हैं आज की बुक समरी द लिटिल बुक दैट बीट्स द मार्केट बाय जोएल ग्रीनब्लैट। जेसन 6th क्लास में है और उसका च्युइंगम बेचने का बिजनेस है। यह सिर्फ एक आम बिजनेस नहीं है, बल्कि उसका बिजनेस अच्छा चल रहा है और शायद बहुत अच्छा चल रहा है। कमाल की बात यह है कि आप भी ऐसा कर सकते हैं। आपको बस इतना करना है कि समरी को समझना है और उस जादू के फॉर्मूला को खोजना है। क्या आप इन्वेस्टमेंट के बारे में कुछ नहीं जानते हैं? तो कोई बात नहीं। क्या यह पहली बार है कि आप इन बड़े शब्दों के बारे में जान रहे हैं? यह भी ठीक है, कोई बात नहीं। यह समरी एक ऑर्डिनरी कहानी से शुरू होगी और आपको उन सभी शब्दों को साथ साथ सिखाएगी भी। आपको बस इतना करना है कि इस पर भरोसा करना है। और हां, यह बहुत जरूरी है। आपको इस जादू के फॉर्मूले पर भरोसा करना होगा। और इसके बारे में जानने से पहले आप भी बिल्कुल जेसन की तरह ही होंगे। चैप्टर 1। जेसन मेरे बेटे का क्लासमेट है और बहुत अमीर है। 6th क्लास में ही उसका एक बिजनेस है जो कि बहुत अच्छा चल रहा है। जेसन हर रोज च्युइंगम के 4 या 5 पैक खरीदता है और हर पैक 25 सेंट का आता है। लेकिन जेसन पैक में हर एक च्युइंगम की स्टिक को 25 सेंट के दाम में बेचता है। यह छोटा बच्चा एक पैक को बेचकर $1.25 कमाता है। मैंने अपने बेटे बेन से पूछा कि वो क्या सोचता है कि जेसन हाई स्कूल के खत्म होने तक कितना पैसा कमा लेगा। उसने जवाब दिया, लगभग $4000। मैंने अपने बेटे से एक और सवाल पूछा। मैंने पूछा कि अगर जेसन उसे अपने बिजनेस के प्रॉफिट का आधा हिस्सा देता है तो वो अब उसे कितने में खरीदने के लिए तैयार है। उसने फिर से कैलकुलेट किया। उसने मान लिया कि जेसन $4000 नहीं बल्कि सिर्फ $3000 ही कमाएगा। तो इसका मतलब होगा कि बेन जेसन को $1500 देगा। इसलिए मैंने अपने बेटे से पूछा कि क्या वो जेसन को अभी $1500 देने को तैयार है। उसने जवाब दिया, नहीं। बेन ने कहा कि जेसन को उतने पैसे देने का कोई मतलब नहीं होगा जो उसे इतने सालों बाद मिलेंगे। इसके अलावा इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि उसका बिजनेस उतना ही शानदार होगा जितना कि आज है। आखिर में बेन ने कहा कि वो जेसन के बिजनेस के लिए $450 देने को तैयार है। अब जाकर मैंने अपने बेटे से कहा कि वो आखिरकार समझ गया है कि मैंने पैसे कमाने के लिए क्या क्या किया है। बच्चा होने के नाते बेन ने कहा कि उसने मुझे कभी च्युइंगम खरीदते हुए नहीं देखा। मैंने कहा कि बिजनेस को उसके असली दाम से मैं बहुत कम में खरीदता हूं। बेन ने सोचा कि यह तो बहुत आसान था। कोई $1000 के बिजनेस को $500 में क्यों बेचेगा? मान लीजिए कि आप $1000 बचाने में कामयाब हो गए हैं। आप इसे कहां और कैसे रखेंगे जहां ये $1000 से ज्यादा हो सके? शायद आप इसे गुल्लक में या तकिए के नीचे रख सकते हैं। लेकिन जब आप सालों बाद इसे देखेंगे तो आपको ये उतने ही पैसे दिखाई देंगे, क्योंकि वो पैसा वहां पड़े पड़े अपने आप बढ़ेगा नहीं। दरअसल सालों पहले आप इस पैसे से जो चीजें खरीदना चाहते थे वो पहले से और ज्यादा महंगी हो जाएंगी। शॉर्ट में कहें तो तकिया पैसे को नहीं बढ़ा सकता है। अब चलिए प्लान बी देखते हैं जो शायद बेहतर हो सकता है। मान लीजिए कि आपने अपना सारा पैसा बैंक में डाल दिया। ये न सिर्फ आपके पैसे को रखेगा बल्कि आपको हर साल इंटरेस्ट भी देगा। 5 सालों के बाद आपका $1000 $1267 यानी कि $1267 हो सकते हैं। तो ये तो बिल्कुल बुरा सौदा नहीं है। अब आइए प्लान सी को देखते हैं। इस प्लान को बैंक की जरूरत किसे है यह भी कहा जाता है। आप बैंक को छोड़ सकते हैं और अपना पैसा किसी बिजनेस को उधार दे सकते हैं। ऐसा आप बॉन्ड्स के जरिए कर सकते हैं। अगर आप मैकडॉनल्ड्स जैसी बड़ी कंपनी से $1000 का बॉन्ड खरीदते हैं तो कंपनी आपको हर साल 8% इंटरेस्ट देगी और 10 सालों के खत्म होने पर आपके $1000 भी लौटाएगी। तो ये तो प्लान बी से बहुत अच्छा है। लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम है। अगर कंपनी के साथ कुछ गलत होता है तो हो सकता है कि वो आपको कोई इंटरेस्ट ना दे। यही कारण है कि रिस्की कंपनियों को
स्टैब्लिश्ड यानी कि जमी जमाई कंपनियों की तुलना में ज्यादा इंटरेस्ट देना पड़ता है। अगर आप कोई रिस्क लेने में कंफर्टेबल नहीं है तो गवर्नमेंट के जरिए बेचे जाने वाले बॉन्ड खरीदें। रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट करने के लिए ये आपके लिए सबसे अच्छा रहेगा। मान लीजिए कि 10 साल के गवर्नमेंट बॉन्ड पर एनुअल इंटरेस्ट रेट 6% है। इसके बारे में ध्यान से सोचें। अगर कोई आपसे लंबे टाइम के लिए पैसे उधार लेने के लिए कह रहा है तो उसकी एनुअल इंटरेस्ट रेट 6% से ज्यादा होनी चाहिए। चैप्टर 3। तो अब जब हमने ये पता लगाने के कुछ तरीके खोज लिए हैं कि हमारे पैसे का क्या करना है, तो आइए कुछ और तरीके देखें। किसी बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कैसे करें? समय के साथ जशन बड़ा होगा और शायद उसके पास एक च्युइंगम की दुकान हो। उसके पास च्युइंगम की कई और दुकानें भी हो सकती हैं। वो एक लिमोसिन या एक घर खरीदना चाहता होगा, इसलिए वो अपने बिजनेस के आधे हिस्से के लिए अपना बिजनेस $6 मिलियन में बेचना चाहता होगा। लेकिन ये उतना पैसा है जो हम में से ज्यादातर लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। इसलिए वो ओनरशिप को 1 लाख बराबर बराबर हिस्सों में बांट देता है, जिसे शेयर कहा जाता है। वो अपने लिए 5 लाख शेयर रखने का प्लान करता है और बाकी 5 लाख शेयर को $12 में यानी कि $12 में पर शेयर के हिसाब से बेचने का प्लान बनाता है। आगे सुनते रहिए। चैप्टर 4। मैं एक आईवी लीग यूनिवर्सिटी में बिजनेस के स्टूडेंट को इन्वेस्टमेंट कोर्स पढ़ा रहा था। हर साल क्लास के पहले दिन मैं क्लास में जाता और न्यूज़पेपर का फाइनेंशियल सेक्शन खोलता। मैं अपने स्टूडेंट से बड़ी कंपनियों के नाम बोलने के लिए कहता था। स्टूडेंट IBM, जनरल मोटर्स और जनरल इलेक्ट्रिक जैसे नाम लेते थे। मैं कंपनी के नाम खोजने के लिए पेपर में देखता और उन्हें बताता था कि इन कंपनी के शेयरों को उनके सबसे ऊंचे और नीचे दाम पर बेचा गया है। मैं अपने स्टूडेंट्स को बताता कि इन कीमतों में कितना फर्क है। मैं अपने स्टूडेंट से पूछता कि यह कैसे हो सकता है। IBM जैसी कंपनी अपने शेयरों को सबसे ऊंची कीमत $93 और सबसे नीची कीमत $55 में कैसे बेच सकती है? मान लीजिए कि आपने अनुमान लगाया है कि जेसन के बिजनेस का एक शेयर $10 से $12 के बीच का था। साल के अलग अलग समय में इसके शेयर $6 और $11 के बीच खरीदे जा सकते थे। अगर आप बिजनेस के असली वर्थ के बारे में जानते होते तो $11 पर शेयर खरीदना मुश्किल हो सकता था, लेकिन $6 में एक शेयर खरीदना बहुत अच्छी डील होती। शेयर मार्केट की दुनिया ठीक इसी तरह काम करती है। तो आपका तरीका क्या होना चाहिए? आपको शेयर तब खरीदना चाहिए जब मिस्टर मार्केट उदास हो और कम कीमत पर शेयर को बेचने को तैयार हो। किसी बिजनेस के असली वैल्यू और आपके द्वारा दिए गए बड़े डिस्काउंट के बीच के इस फर्क को सेफ्टी मार्जिन कहा जाता है। इसका ध्यान जरूर रखें और आप आगे जाने के लिए तैयार हैं। आसान काम क्यों करवा रहे हैं? मिस्टर मियागी अपने स्टूडेंट पर चीजें फेंकने लगते हैं और वो उनसे बचने की कोशिश करता है। इसमें वो मोमेंट काम में आते हैं जो उसने गाड़ी पर मां की परत लगाते समय सीखा था। मिस्टर मियागी मुक्का मारते हैं और कहते हैं कि पेंट द फेंस। ऐसे आसान टेक्निक को सीखकर डैनियल अनजाने में ही कराटे का मास्टर बन गया था। इसी तरह बहुत ही आसान टूल आपको स्टॉक मास्टर बना सकते हैं। आइए अपनी कहानी के हीरो जेसन पर वापस आते हैं। हमने उसकी कंपनी के इनकम स्टेटमेंट को देखा और 10% रिटर्न की कैलकुलेशन की। रिटर्न को कैलकुलेट करने के लिए हमने शेयर की अर्निंग को शेयर के प्राइस से डिवाइड किया। इसे अर्निंग्स यील्ड कहा जाता है। अब हमें यह देखना होगा कि बिजनेस अच्छा है या बुरा। क्या होता अगर जेसन के एक दोस्त जिम्बो के पास भी कई दुकानें होती तो? अगर आपको जिम्बो की बिजनेस चेन जस्ट ब्रोकोली खरीदने का मौका मिले तो? अगर उसे भी पिछले साल 2.5% का प्रॉफिट हुआ होता तो? ऐसे में आपको कौन से बिजनेस का शेयर खरीदना चाहिए? पिछले साल जेसन के बिजनेस में $2 मिलियन का प्रॉफिट हुआ और जिम्बो के बिजनेस में $10,000 का प्रॉफिट हुआ। क्या ये साफ नहीं है कि आप जेसन के बिजनेस का शेयर खरीदेंगे? अगर आप अच्छी कंपनियों के शेयर को खरीदना और उन्हें सिर्फ सस्ते दामों पर खरीदना चाहते हैं तो आप बहुत अच्छे रिटर्न पा सकते हैं। बस 2 पॉइंट्स याद रखिए। एक, कम कीमत वाला शेयर लें। दूसरा, एक अच्छी कंपनी चुनें। ये 2 पॉइंट्स का मेल बहुत सारा पैसा बनाने का सीक्रेट है। चैप्टर 6।
अब हम जादू के फॉर्मूले के लिए तैयार हैं। आपको क्या लगता है कि अगर हम सिर्फ उन कंपनियों में शेयर खरीदने का फैसला करते हैं जिनमें ज्यादा प्रॉफिट और कैपिटल पर ज्यादा रिटर्न दोनों होते हैं, क्या होगा अगर हम सिर्फ अच्छी कंपनियों में शेयर खरीदने का फैसला करें और सिर्फ तभी जब उन्हें कम प्राइस पर बेचा जाए? इससे हम बहुत पैसा कमाएंगे। लेकिन आपको क्या लगता है कि असली दुनिया में सब कुछ इतना आसान होगा? फॉर्मूले पर आने से पहले आपको पता होना चाहिए कि बेंजामिन ग्राहम का अपना एक फॉर्मूला था। वो शेयरों को तभी खरीदते थे जब प्राइस इतने कम हो कि खरीदारी की प्राइस उस इनकम से कम हो जो बिजनेस बंद होने पर मिल सकता है। तो फिर हमारे फॉर्मूले के बारे में क्या? फॉर्मूला एक मेजर यूएस स्टॉक एक्सचेंज पर ट्रेडिंग के लिए पाए गए सबसे बड़ी 3,500 कंपनियों की लिस्ट के साथ शुरू होता है। फिर हर कंपनी को उसकी कैपिटल पर रिटर्न के हिसाब से रैंक किया जाता है। फिर सभी कंपनियों को 1 से 3500 तक यानी कि 3,500 तक रैंक किया जाता है, लेकिन अर्निंग यील्ड के हिसाब से। आखिर में इन दोनों को जोड़ा जाता है। तो अगर किसी कंपनी ने कैपिटल रिटर्न्स के मामले में 230 और अर्निंग यील्ड के मामले में 1 रैंक हासिल किया है, तो उसकी आखिरी रैंक 230+1 यानी कि 231 हो जाएगी। सबसे अच्छी रैंक वाली कंपनियां इन्वेस्टमेंट करने लायक होती हैं। हमारे पास एक जादू का फॉर्मूला है जो पहले बहुत बार काम करता आया है, लेकिन इससे पहले कि हम अपना सारा पैसा इस फॉर्मूले में लगाएं, हमें यह सोचना होगा कि अगर सभी को इसके बारे में पता होगा तो क्या हमारी स्ट्रेटेजी काम कर सकती है। जादू का फॉर्मूला महीनों तक काम नहीं करता है और कभी कभी तो साल भर भी नहीं चल सकता। इसलिए जादू के फॉर्मूले को फॉलो करते रहना आसान नहीं है। पैसा खोना और इसे करते रहना आसान नहीं है। लेकिन अगर जादू का फॉर्मूला हर समय काम करता तो सभी ने एक ही स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल किया होता और फिर यह बिल्कुल भी काम नहीं करता। इसलिए हम लकी हैं कि जादू का फॉर्मूला हर समय काम नहीं करता है। जादू का फॉर्मूला और उसका महत्व जाना। आपने इन्वेस्टमेंट करने से पहले सभी आसान और मुश्किल शर्तों को समझा जिन्हें आपको जानना जरूरी है। चाहे आप नौसिखिया हो जिन्होंने पहले कभी कोई इन्वेस्टमेंट की किताब नहीं पढ़ी या वॉल स्ट्रीट के प्रोफेशनल हो, इस समरी ने आपको ऐसे रहस्य यानी कि ऐसे सीक्रेट सिखाए हैं जिन्हें जानकर आप अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हैं। अब आप मार्केट में जाने और उसे हरा देने के लिए तैयार हैं। और अब आप बिना किसी चिंता के इन्वेस्टमेंट के अपने सफर को शुरू करने के लिए भी तैयार हैं, क्योंकि आप वॉल स्ट्रीट के किसी एक्सपर्ट की तरह तैयार हो चुके हैं। और अब आप मुझे जल्दी से बता दीजिए कि इस कहानी में यानी कि इस बुक समरी में आपको कौन सा पॉइंट सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा। वैसे मुझे इस कहानी को या इस समरी को बार बार पढ़ने सुनने की जरूरत है, जो कि मैं करने वाला हूं और यही आपको भी सजेस्ट करता हूं। पर हां, अपनी लर्निंग जो भी आपको सबसे अच्छी लगी हो उसे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। बहुत जल्द एक नई बुक समरी के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक रखिए अपना बेहतर ख्याल। जय हिंद, जय भारत।